गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। मैंने जैसा कि तुम्हें लास्ट वीडियो में बताया था कि मैंने की सॉइल पॉल्यूशन की इंग्लिश मीडियम वालों के लिए डेफिनेशन मैं बताऊंगा। तो सॉइल पॉल्यूशन यानी भूमि प्रदूषण ये क्या है? ये तीन प्रकार के तुम्हारे पॉल्यूशन हो गए। एक वाटर पॉल्यूशन, नंबर 2 एयर पॉल्यूशन और नंबर 3 हो गया ये लैंड पॉल्यूशन। तो इसमें लैंड पॉल्यूशन में मैंने क्या बताया था कि जो उपयोगी पदार्थ होते हैं, उपयोगी पदार्थ घट करके मृदा से हट जाते हैं और इन हानिकारक पदार्थ मृदा में मिल जाते हैं जो कि मृदा की उर्वरा शक्ति को प्रभावित करते हैं। अब मृदा की जब उर्वरक शक्ति प्रभावित हो जाती है और उसमें स्थित जैविक विविधता को नष्ट कर देते हैं तो इसे हम क्या कहते हैं? भूमि प्रदूषण कहते हैं। यानी कि रिमूवल ऑफ द यूजफुल कंपोनेंट, यानी उपयोगी यौगिक जमीन में से हट जाते हैं। कहां से? फ्रॉम द सॉइल एंड एडिशन, और क्या आगे बढ़ जाते हैं, उसमें क्या जुड़ जाते हैं? ऑफ अदर सब्सटेंसेस व्हिच एडवर्सली इफेक्ट द फर्टिलिटी ऑफ द सॉइल, जो भूमि के उपजाऊपन पर विपरीत प्रभाव डालते हैं। एंड किल द डायवर्सिटी और ऑर्गेनिक, और जैव विविधता को फैलाने वाले जीवों को नष्ट कर देते हैं। और ये जो है सॉइल पॉल्यूशन या भूमि प्रदूषण के नाम से जाना जाता है। आफ्टर देन आई विल टीच सॉइल इरोशन। सॉइल इरोशन सॉइल इरोशन क्या है? मृदा का जो ऊपरी स्तर होता है वो उपजाऊ होता है। सॉइल इरोशन, मृदा अपरदन यानी भूमि का उपजाऊ स्तर, भूमि का यानी मृदा का ऊपरी उपजाऊ स्तर अपने स्थान से हट जाता है, अपने स्थान से हट जाता है, हट जाता है। वो क्या कहलाता है? सॉइल प्रदूषण या मृदा अपरदन या सॉइल इरोशन कहलाता है। यानी जो खेत होता है हमारा, उसका ऊपर का 1 इंच ये थिक लेयर होती है, वो उपजाऊ होती है। यहाँ की उपजाऊपन जो है वो अपने स्थान से हट जाता है। यानी मृदा जो है रिमूवल द अपर लेयर ऑफ द सॉइल from our place, यानी मृदा का ऊपरी स्तर जो होता है, अपर लेयर होती है मिट्टी का, मृदा का जो उपजाऊ होता है तो फर्टिलिटी उसकी जो है कम हो जाएगी। तो मृदा का जो ऊपरी स्तर है वो अपने स्थान से हट जाता है। इसी को हम मृदा अपरदन कहते हैं, मृदा अपरदन कहते हैं। अब ये मृदा अपरदन के कारण हैं, इसके क्या हैं? कुछ कॉज हैं, कारण हैं। जैसे मान लो रेन यानी बरसात, पहला कारण क्या है? रेन। तो रेन के कारण क्या होता है? जब जिस खेत का ऊपरी स्तर उपजाऊ मिट्टी का बना होता है, मृदा का होता है, वहां पर क्या होता है? तेज अगर बारिश होती है, तेज बारिश होने के कारण क्या होता है? जो अपर लेयर होती है वो पानी के साथ फ्लो अवे यानी बह जाती है। तो इसका मतलब है कि ऊपरी जो उपजाऊ स्तर था उसकी मिट्टी अपने स्थान से हट जाती है। तो ये क्या कहलाता है? ये जल के कारण मृदा अपरदन हुआ। ऐसे ही नंबर 2 हम दे सकते हैं एयर के कारण। किसके कारण? एयर के कारण। एयर के कारण
जो मृदा के पार्टिकल्स होते हैं, जो सॉइल के छोटे छोटे पार्टिकल्स होते हैं, वो वायु में होकर के रीचेस फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर प्लेस, यानी भूमि के कण या मृदा के कण यहाँ पर हैं और वायु यानी विंड जब टकराएगी तो ये कण उड़ करके दूसरे स्थान पर आ जाते हैं। तो ये भी एक कारण है किसका, सॉइल इरोजन का, यानी मृदा अपरदन का। तीसरा कारण है डिफॉरेस्टेशन। डिफॉरेस्टेशन इसमें क्या होता है, वन की कटाई, वन की कटाई, और वन की कटाई भी जो हो वो अनकंट्रोल्ड हो, यानी अनियंत्रित वन की कटाई होगी तो वो भूमि जो है नग्न भूमि यानी नेकेड भूमि, कौन सी भूमि दे जाएगी, नग्न भूमि यानी नेकेड भूमि, नेकेड लैंड। अब जब भूमि नग्न होगी तो वहां पर दोनों असर डालेंगे, कौन असर डालेंगे, बरसात भी असर डालेगी और मतलब क्या होगा बरसात भी असर डालेगी और वायु भी असर डालेगी, यानी वायु के पेड़ का अगर तना होगा और वायु चले तो वायु के कण जो है प्रिवेंट होंगे, किसके द्वारा, पेड़ के स्टेम के द्वारा, और स्टेम के द्वारा वो उसी खेत में ही रहेंगे यानी मृदा के कण। लेकिन अगर भूमि नग्न है तो हम मतलब उसका बचाव नहीं कर सकते, यानी मृदा के कण जो है हवा के द्वारा उड़ करके एक स्थान से दूसरे स्थान पर पहुंच जाएंगे। नंबर चौथा कारण ये और है इसका मृदा अपरदन का, ग्रेजिंग। ग्रेजिंग यानी चराई, ये भी चराई, अगर हमारे लोग कोई भूमि में मतलब हमारी कोई ग्रास है और वहां पर हम जानवरों को चरने के लिए छोड़ देते हैं तो मतलब क्या है, भूमि की चराई होगी और भूमि कैसी हो जाएगी, नेकेड लैंड हो जाएगी, यानी नग्न भूमि। और जब चराई जब हो जाएगी तो वहां जो घास लगी हुई है, ग्रास लगी हुई है, जिसको जानवर चरते हैं तो वो चरते चरते भूमि नग्न हो जाएगी और वहां पर भी ये रेन और एयर जो है ज्यादा प्रभाव डालेंगे। इसीलिए कहते हैं कभी कभी कि भूमि को कभी नग्न नहीं छोड़ना चाहिए। क्यों? क्योंकि वहां पर अपरदन ज्यादा होने लगता है। तो इसको हम रोकने के उपाय क्या है, यानी पौधों की जड़ें मृदा के अपरदन को रोकती हैं, ये इसके बचाव में या प्रिवेंशन। प्रिवेंशन हम कैसे करेंगे, किसके, यानी इसके हम प्रिवेंशन यानी मृदा अपरदन को रोकने के उपाय। एक तो नंबर 1 हो जाएगा वैसे प्लांटेशन, यानी वृक्षारोपण। जब पेड़ भूमि में लगे हुए रहते हैं तो वहां की भूमि जो है वो जड़ों के द्वारा, वृक्ष की जड़ों के द्वारा जो है वो मृदा अपरदन को, मिट्टी उखड़ेगी नहीं जब पेड़ लगा हुआ होगा, पेड़ लगा हुआ होगा तो जो मृदा की भूमि है वो पौधों की जड़ें जो हैं वो मृदा अपरदन को रोकने का कारण बनती हैं। तो इसलिए हमें अगर एक वृक्ष काटते हैं कभी आवश्यकता के अनुसार तो हमें 2 वृक्ष यानी प्लांटेशन मस्ट बी 2 प्लांट्स, कितने पौधे लगाने चाहिए, एक वृक्ष के काटने पर जो है 2 वृक्ष लगाने चाहिए। जो बड़े बड़े फॉरेस्ट होते हैं ये जब कटते हैं तो जैव विविधता तो नष्ट हो ही जाती है बल्कि मृदा के अपरदन के लिए भी उत्तरदायी है, इसलिए हमें वृक्षारोपण होना चाहिए। अब वनस्पति के लिए जो है या कोई भी फसल अगर हम उगाते हैं तो ऊपर की जो मृदा है वो अपरदन की प्रक्रिया में तीव्रता से हट जाती है। जब खेत कोई नग्न रह जाएगा तो वनस्पति के लिए सहायक उपर मृदा अपरदन की प्रक्रिया में तीव्रता से हट सकती है, इसलिए हमें भी प्लांट लगाने चाहिए। अब एक बात और ध्यान रखो, ये
अपरदन कहाँ ज्यादा होगा? जहां स्लोप का मतलब पहाड़ी वाले स्थान पर जो है त्वरित गति से होगा। जैसे मान लो कोई ये पहाड़ है, यहाँ की भूमि है, जब बरसात होगी या हद चलेगी तो यहाँ की जो मिट्टी जो है बह करके मैदानी भागों में आ जाएगी, और मिट्टी जो हटेगी या मृदा जो हटेगी वो कैसी होगी? उपजाऊ होगी, फर्टाइल होगी। तो उपजाऊ मिट्टी अपनी सतह से हट गई, तो पहाड़ी स्थानों पर अपरदन को रोकने के लिए मतलब क्या करते हैं? सीढ़ी टाइप, स्टेप टाइप छोटे छोटे खेत बनाते हैं, जिससे मृदा अपरदन रुक जाता है। वृक्षों को तो लगाना चाहिए, अब विशेषकर वृक्ष कहाँ लगे हों? अगर उस फील्ड या खेत की बाउंड्री पर लगने चाहिए, तो ये इस तरह से मतलब जो है मृदा अगर वायु की चलती है उड़ेगी तो उड़ करके वृक्ष के तनों के द्वारा रोक ली जाएगी, तो उसी खेत में रहेगी, जुताई के समय सब मिल जाएगी आपस में। उसी प्रकार से अगर वृक्ष लगे हुए हैं बाउंड्री पर, तो अगर तेज बारिश का पानी भी आता है तो मिट्टी अगर ऊपर मृदा अपर लेयर ऑफ द सॉइल अगर बह भी जाती है तो वृक्ष के तनों के द्वारा आगे जाकर के वो रोक ली जाएगी। तो हमें खेत को कभी नग्न नहीं छोड़ना चाहिए, क्यों? सतह पर पाई जाने वाली वनस्पति क्या होती है कि जल को परतों के अंदर जाने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है। यानी पौधे की कोई जड़ें होंगी, पौधे की अगर कोई जड़ें हैं और वो जड़ें यहाँ वनस्पति लगी हुई है मैदान में, तो वो जड़ें जो है वो पानी अगर आएगी तो अंडरग्राउंड वाटर के रूप में चला जाएगा, जो हमें भूमिगत जल के रूप में प्राप्त भी होता रहेगा, और वृक्षों के लिए भी जो आवश्यक है वो पानी भी वृक्ष को मिलता रहेगा और वो ग्राउंड वाटर के रूप में संचित हो जाएगा। तो इस तरह से हम कह सकते हैं कि मतलब हमें भूमि को कभी नग्न नहीं छोड़ना चाहिए। ये हो गया तुम्हारा मृदा अपरदन और रोकने के उपाय। अब नेक्स्ट इसमें आता है जियोकेमिकल साइकिल, यानी जैव रासायनिक चक्रण। जैव रासायनिक चक्रण का क्या मतलब होता है? चक्र का मतलब समझो पहले तो। चक्र का मतलब होता है कि जहां से हम चलना प्रारंभ करें और लौट करके उसी स्थान पर अगर आ जाते हैं तो हमारा एक चक्कर पूरा हो गया। इसी तरह से कुछ हमारे इस एटमॉस्फेयर में या बायोस्फीयर में कुछ साइकिल चलती हैं, जैसे जैव रासायनिक चक्र। ये दोनों हैं, मैंने लिखा हुआ है ए कांस्टेंट बिटवीन द बायोटिक और एबायोटिक, यानी जैविक और अजैविक पदार्थों के बीच में कुछ क्रियाएं होती रहती हैं। बायोटिक का मतलब जैविक और ये हो जाएगा अजैविक। तो ये जो यौगिक होते हैं कंपोनेंट्स यानी यौगिक, तो जैविक और अजैविक पदार्थों के बीच में मतलब क्या होता है, कुछ क्रियाएं चलती रहती हैं। तो मतलब और उनका बैलेंस भी बना रहता है, यानी कहना चाहिए बायोस्फीयर में यानी जैव मंडल में जैविक और अजैविक जो कंपोनेंट होते हैं, घटक जो होते हैं, उनके बीच में जो एडजस्टमेंट सामंजस्य जो होता है जीव मंडल को क्या रखता है, गतिशील बनाए रखता है, लेकिन स्थिर बनाता है, स्टेबल बनाता है। और इस बैलेंस के द्वारा यानी इस एडजस्टमेंट के द्वारा जीव मंडल के विभिन्न घटकों के बीच पदार्थ और ऊर्जा का स्थानांतरण होता है। भाई कोई पदार्थ यहाँ पड़ा हुआ है जैसे मान लो ऊर्जा का स्थानांतरण, पदार्थ का स्थानांतरण, जैसे फसल उगी खेत में, ये दो चीज का स्थानांतरण होता है, मैटर एंड एनर्जी। अब स्थानांतरण कैसे होता है? बिटवीन द डिफरेंट कंपोनेंट्स ऑफ द बायोस्फीयर, यानी जीव मंडल के विभिन्न पदार्थों के बीच में, विभिन्न जीवों के बीच में वो पदार्थ और ऊर्जा का स्थानांतरण हो जाता है, होता रहता है। सम प्रोसेस इन्वॉल्व इन द मेंटेनेंस एवं बैलेंस, तो जीव मंडल में और उन जीवों के बीच में संतुलन बना रहता है। तो ये प्रक्रिया जो
द्वारा पहुंचेंगे और उसके द्वारा ही पदार्थों का क्या एक स्थान से दूसरे स्थान पर पहुंचेगा। जैसे ये प्लांट है, प्लांट, अब इस प्लांट में क्या होती है, ये फोटोसिंथेसिस के द्वारा अपना भोजन स्वयं बनाते हैं, मेक ऑन फूड सेल। तो अपना भोजन तो ये कहलाते हैं उत्पादक या प्रोड्यूसर, उत्पादक। अब इसको मतलब पौधे को किसने खाया, चूहे ने। वैसे तो खाने वाले बहुत से होंगे, तो चूहा कहलाएगा जो प्राथमिक उपभोक्ता कहलाएगा, यानी प्राइमरी कंज्यूमर, प्राथमिक उपभोक्ता। दूसरा जो होगा, इसको जो भी खाएगा, जैसे सर्प ने खाया तो ये सेकेंडरी कंज्यूमर कहलाएगा। और सर्प को भी अगर ये बाज खा जाता है, यानी कि गिद्ध है, चील है, ये ईगल खा जाता है, सर्प को खा जाएगा। तो यहां पर मैं ये दो बात बताना चाहता हूं कि मैटर और एनर्जी का कैसे मतलब ट्रांसफर हुआ या फ्लो हुआ। तो यहाँ की जो केमिकल एनर्जी है वो किस में आ जाएगी, चूहे में। चूहे को जो खाएगा तो वो एनर्जी किस में आ जाएगी, सर्प में। सर्प को जो खाएगा उसको किस में आ जाएगी, ईगल में। अब ये तो एनर्जी का फ्लुएंस हो गया। अब अगर मान लो ये इसके अंदर, प्लांट के अंदर जो मटेरियल है वो किस में आएंगे, चूहे में, चूहे से सर्प में खाने पर, यानी ये कहलाती है फूड चेन, फूड चेन कहलाती है। इसी के द्वारा जो है पदार्थ और ऊर्जा का संवहन होता है, पदार्थ और ऊर्जा का संवहन। अब इसको किसके परिप्रेक्ष्य में समझा रहे हैं, किसके रेफरेंस में बता रहे हैं, चक्रण के रूप में। अब देखो, जब ईगल मरा, जो डिकम्पोजिशन जो होते हैं, डिकम्पोज कर देते हैं, मतलब इसके शरीर को, और वो शरीर मरा हुआ कहां पड़ा रहता है, सॉइल में, यानी मिट्टी में पड़ा रहता है। और सॉइल जो है डिकम्पोज होकर के फिर से उसके शरीर के मटेरियल जो है वो हमारे खेत में लग जाते हैं, यानी खेत में जब लगे हुए पौधों को मिल जाते हैं तो ये चक्र प्रकृति में पूरा हो जाता है। तो इस प्रकार से मतलब क्या होता है, जैविक और अजैविक घटकों के बीच में सामंजस्य जीव मंडल को जो है डायनामिक यानी गतिशील और स्थिर बनाए रखता है। अब इस एडजस्टमेंट के द्वारा, इस सामंजस्य के द्वारा जीव मंडल के विभिन्न घटकों के बीच पदार्थों और ऊर्जा का स्थानांतरण होता रहता है। क्या होता है, द इंटरेक्शन कंसिस्ट ऑफ ए ट्रांसफर, यानी पदार्थ और ऊर्जा एक जीव के शरीर से दूसरे जीव के शरीर में पहुंच जाती है, तो ये फिर से लौट करके वायुमंडल में आ जाती है। तो ये जो साइकिल है, इसके द्वारा जीव मंडल में संतुलन बना रहता है। अब इसमें कई एक साइकिल तुम पढ़ोगे, जैसे वाटर साइकिल पढ़ोगे, दूसरी पढ़ोगे N2 साइकिल पढ़ोगे, कार्बन साइकिल पढ़ोगे। तो ये तीन साइकिल तुम्हारे कोर्स में है। कौन कौन सी, एक तो जलीय चक्र, एक नाइट्रोजन चक्र और एक कार्बन चक्र। तीन चक्र हैं, कौन कौन से बताए थे, जलीय चक्र यानी कि वाटर साइकिल, जलीय चक्र। दूसरा बताया था नाइट्रोजन चक्र, नाइट्रोजन चक्र। और तीसरा बताया था मैंने कार्बन चक्र, कार्बन चक्र। यानी जलीय चक्र का मतलब वाटर साइकिल, वाटर साइकिल, ये N2 साइकिल, और तीसरी हो गई कार्बन साइकिल। अब मैं एक आज डिस्कस करूंगा पहले वाटर साइकिल के। वाटर साइकिल की डेफिनेशन लिखी हुई है, द होल प्रोसेस इन विच वाटर एवेपोरेट्स एंड फॉल ऑन द लैंड एज रेन, वर्षा के रूप में, एंड लेटर और बाद में फ्लो बैक इनटू द सी, और वापस बह करके समुद्र में आ जाता है कि बाया रिवर्स यानी नदियों के द्वारा। तो इसी चक्र को हम कौन सी
साइकिल कहते हैं, वाटर चक्र। अब प्रकृति में यानी नेचर में ये वाटर साइकिल कैसे होती है, हमने ये देखा है कि मतलब हमारी पृथ्वी पर जलाशय यानी पौंड, तालाब है या समुद्र में भी पानी है, चाहे वो हमारा कैसा साल्टी वाटर यानी खारा हो, तो इवेपोरेशन यानी बाष्पीकरण होता है और फिर संघनन से बरसात होती है। अब ये बरसात कैसे होगी, ये मैंने पहले भी बता चुका हूं कि वर्षा की पहले बूंद बनती है और वही भारी जब हैवी हो जाती है तो रेन फॉल अपॉन द ग्राउंड, नीचे की ओर गिरती है तो वो वर्षा होती है। तो मैं दो बातें इसमें आई हैं डेफिनेशन में, द होल प्रोसेस इन विच वाटर इवेपोरेट्स, वाटर इवेपोरेट्स यानी पानी का बाष्पीकरण, वाटर इवेपोरेट्स का मतलब पानी का बाष्पीकरण, पानी का बाष्पीकरण। अब ये पानी का बाष्पीकरण कैसे होता है, जब कोई तालाब में फैला हुआ पानी भरा हुआ है या एक क्रिया कहलाती है ट्रांसपाइरेशन। कौन सी कहलाती है, ट्रांसपिरेशन, उत्स्वेदन, उत्स्वेदन यानी कि ट्रांसपाइरेशन। इस प्रोसेस में भी जल का बाष्पीकरण होता है। मैं एक लाइन में बता दूं उत्स्वेदन क्या है, यानी पौधों की पत्तियों की निचली सतह से पानी को वाष्प बनाकर वायुमंडल में भेज देने की क्रिया ट्रांसपिरेशन कहलाती है। यानी पौधों की पत्तियों के द्वारा जल निकलता है और वो वायुमंडल में वाष्पित हो जाता है, इस क्रिया को क्या कहते हैं, उत्स्वेदन। अब तालाब में जो पानी पड़ा हुआ है, एक तो ये चला गया वायुमंडल में, दूसरा देखो ये पौंड है, कोई तालाब है, पौंड का पानी भी जो है वो इवेपोरेट्स होगा, इवेपोरेशन यानी कि बाष्पीकरण। भाई ये तो हम जानते हैं नदियों में भरा हुआ है पानी, चाहे तालाब में भरा हुआ है, वो सूर्य के प्रकाश की या सूर्य की जब ऊर्जा उस पर पड़ती है किरणों के रूप में तो वो पानी वाष्पित हो जाता है। इधर क्या हुआ, उत्स्वेदन की क्रिया में पौधों की पत्तियों की निचली सतह से पानी निकला, वो भी कहां चला गया, वायुमंडल में यानी बायोस्फीयर में आ गया, बायोस्फीयर यानी जैवमंडल में आ गया। और जिसके जैव मंडल यानी जिस किसी सोर्स से पानी वाष्प बन करके उड़ेगा वो कहां चला जाएगा, जैवमंडल में जाएगा। अब जैवमंडल में क्या होगा, जैवमंडल में क्या होगा, वहां पर वो पानी जो है वर्षा की बूंदों के रूप में एकत्रित हो जाएगा और नीचे लौट करके जब वर्षा होगी तो लौट करके कहां पर आ जाएगा, पृथ्वी पर आ जाएगा। और पृथ्वी पर जब आएगा तो चक्र पूरा हो गया। पहले पृथ्वी से क्या हुआ, बाष्पीकरण, बाष्पीकरण से जल कहां गया, आकाश यानी वायुमंडल, जैवमंडल में यानी कौन से, बायोस्फीयर, जैवमंडल में गया। वहां बरसात की बूंदें बनी और वो भारी होने के कारण कहां गई, फिर से नीचे आ गई और वो फिर कहां हुआ, फिर से आ गया। तो ये चक्र पूरा हो गया क्या, नहीं हो गया, किसके बीच में, अर्थ यानी लैंड की सरफेस और बायोस्फीयर के बीच में हो गया। अब बरसात का जो पानी आया, कल मैंने उस समय बताया था जब जल चक्र वो पड़ा रहा था उस समय, तो उसमें भी बताया था कि वर्षा कैसे होती है, तो उसमें मैंने बताया था। अब बरसात का पानी हुआ वो पहले कहां आएगा, मृदा के अंदर, वर्षा का पानी, ये वर्षा का पानी कहां पर है, ये आया नीचे, पानी कहां आया, रेन यानी उड़ा तो पानी, वेपोराइजेशन, बाष्पीकरण तो कई जगह से हुआ और सारा का सारा कहां हो गया, बायोस्फीयर में। अब ये वर्षा का पानी आया, अब ये कई जगह जाएगा, जैसे जमीन पर जब आएगा और वृक्षों के द्वारा
तो मतलब वो ओलों के रूप में भी रहता है और हिमवृष्टि यानी स्नोफॉल के रूप में भी रहता है। तो वो पानी फिर से बरसात के रूप में आएगा जब कहाँ आएगा, पृथ्वी पर। तो जब पृथ्वी पर आएगा तो प्लांट लगे हुए हैं, तो प्लांट जो है, मैं सीधे सीधे ये कह लो कि बरसात का जल आया वो भूमि के अंदर जाएगा और क्या बनाएगा, ग्राउंड वाटर यानी भूजल बनाएगा, या भूजल झरनों द्वारा सतह पर भी आ जाता है। और मानव जो है भूजल का उपयोग जो है सतह पर ला करके ही करते हैं, यानी मानव कोई भी जीवित ह्यूमन बीइंग है विशेषकर, तो मानव जो है जमीन के पानी का उपयोग जो है उसको कहां पर लाते हैं, जमीन पर। जैसे अंडरग्राउंड वाटर है तो हैंडपंप के द्वारा या कुएं के द्वारा खींच करके उस पानी को बाहर लाना पड़ता है और फिर हम उस पानी का उपयोग करते हैं। अब एनिमल भी हैं, स्थलीय जीव और पौधे जल का उपयोग करते हैं, यानी उस जमीन पर वास करने वाले चाहे प्लांट हो चाहे एनिमल हो वो भी जल का उपयोग करते हैं। और जल जो होता है बहुत से पदार्थों को सॉल्युबल कराने में भी एबल सक्षम होता है, और घुलने वाले खनिजों से होकर जब बरसात का बहता हुआ पानी गुजरता है तब इसे कुछ और खनिज जल में घुल जाते हैं। इस प्रकार नदी बहुत से पोषक तत्वों को सतह से कहां पर ले जाती है, समुद्र में ले जाती है, और समुद्र में जब पहुंच जाएंगे तो वो खनिज पदार्थ जो होंगे उनका उपयोग जो है वो कौन कर लेगा, समुद्री जीव जंतु कर लेगा। तो लौट करके फिर से कहां गया, समुद्र में या महासागर में आ गया। अब उसका केवल क्या होगा, इवेपोरेशन यानी बाष्पीकरण होगा, और बाष्पीकरण के द्वारा यह पानी फिर से पुनः जैव मंडल में वापस चला जाता है। तो ये चक्र पूरा होता है। इस प्रकार के चक्र को ही हम वाटर साइकिल कहते हैं। यानी पूरा प्रोसेस जो है इस प्रोसेस में यानी इस विधि में क्या होता है, पानी का बाष्पीकरण होता है और वर्षा के द्वारा वो जमीन पर बरसात के रूप में आता है और बाद में बह करके जो है सीधा समुद्र में यानी नदियों के द्वारा जब पहुंच जाता है तो इस साइकिल को हम वाटर साइकिल या जल चक्र कहते हैं। दैट्स ऑल, थैंक यू। नेक्स्ट वीडियो में मैं जो है वो नाइट्रोजन साइकिल और कार्बन साइकिल कैसे समझाने की कोशिश करूंगा, और उसमें भी जो है वायुमंडल की नाइट्रोजन कैसे मतलब जीवों में आती है या पौधों में आती है और फिर से वायुमंडल में पहुंच जाती है, तो वो नाइट्रोजन चक्र पूर्ण हो जाता है। लेकिन फिर भी उसको समझाने की कोशिश करूंगा। थैंक यू। नहीं सर।